Before we understand the meaning of demand, let us first know what do we actually mean by desire. Desire means if we want something but we do not have the purchasing capability to buy that product. And want means if we need something and we have the purchasing capability but we are not ready to purchase that product till yet. Demand means when we need something, we are ready to purchase the product, and we have the purchasing capability of the product, and on the other hand, we are ready to purchase it at a specific point of time at a specific place. So, when every determinant is specifically known, we call it demand. इसका मतलब डिज़ायर मतलब हो गया कि अगर हमें कुछ चाहिए लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं और ना ही हम उसको परचेज करने के लिए रेडी हैं। जैसे हमें अगर एक लैम्बोर्गिनी कार चाहिए लेकिन वो लैम्बोर्गिनी कार की कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं उसको ख़रीदने के लिए। उसी तरह से वांट का मतलब हो गया जब हमें कुछ चाहिए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है लेकिन उसको खरीदने का जो तैयारी है वो हमने नहीं किया है। इसका मतलब है कि हमारे पास पैसे भी हैं, आई हैव द परचेजिंग एबिलिटी टू परचेज दैट प्रोडक्ट विच आई वांट, लेकिन उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ। स्पेसिफिक टाइम और प्लेस डिटरमाइन नहीं किया है मैंने। डिमांड का मतलब यहाँ पे देखिए, डिमांड ऑफ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस एंड टाइम, एट अ गिवन प्लेस भी होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने एक इमेज दिया है कि कंज्यूमर जिस टाइम पे सामान को खरीदता है, कितना क्वांटिटी वो खरीदेगा, एट व्हाट प्राइस एंड फ्रॉम वेयर, किस प्लेस में वो खरीदेगा। जब ये सारे पॉइंट्स, जब ये सारे एलिमेंट्स हमें पता होते हैं उसे हम डिमांड कहते हैं। सो डिमांड मतलब एक कमोडिटी खरीदने का प्राइस, उसका क्वांटिटी, उसको खरीदने का टाइम और उसको खरीदने का जगह, ये सब जब हमें पता हो तो उसे हम कहते हैं डिमांड। डिमांड अब दो तरह का होता है। एक है इंडिविजुअल डिमांड कि अगर मैं अकेले मार्केट में जाऊं, इफ़ आई विजिट द मार्केट अलोन, व्हाट प्रोडक्ट विल आई बी परचेजिंग फॉर माई सेल्फ और माई इंडिविजुअल फैमिली। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। On the other hand, market demand refers to the sum total of the quantities demanded by all the individual households in the market at various prices in given time. तो जब हम मार्केट में विजिट करते हैं, कोई भी शॉप में अगर हम लोग जाते हैं तो वी कम अक्रॉस लॉट ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज हु आर परचेजिंग their household commodities. Everybody is purchasing their products at a specific time, at their specific prices. So when all the consumers, all the individual people, when they buy products in the market, collectively all of their demand is called market demand. अगर कोई इंडिविजुअल खरीदता है कोई सामान मार्केट से तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। अगर बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ होके एक मार्केट में जाके खरीदते हैं सामान, उसे हम लोग कहते हैं मार्केट डिमांड। अब डिमांड फंक्शन पे आते हैं। डिमांड फंक्शन का मतलब, डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड जो है वो काफ़ी तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम कितना सामान खरीदेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि डिमांड सबसे बेसिक हमारे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर प्राइस सामान का ज़्यादा होता है तो हम उसको खरीदने का इच्छा कमा देते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक डिमांड फंक्शन लिखा है, डी एक्स इक्वल साइन एफ विद इन ब्रैकेट पी एक्स कॉमा पी ओ कॉमा वाई कॉमा टी कॉमा ई। अब ये अलग अलग जो टर्म है वो किसको आइडेंटिफाई करते हैं वो यहाँ पे मैंने लिखा है। डी एक्स का मतलब हो गया क्वांटिटी डिमांडेड फॉर प्रोडक्ट एक्स।
प्रोडक्ट एक्स, मैंने यहाँ पे एक्स एक्स कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ बॉटल ऑफ वाटर, इट कैन बी अ पीस ऑफ मोबाइल फ़ोन, इट कैन बी अ पेयर ऑफ हेडफोन्स, इट कैन बी एनीथिंग. पेन हो सकता है, पेपर हो सकता है, टेलीविजन, एनीथिंग. सो डी एक्स मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द प्रोडक्ट दैट यू आर बाइंग. ठीक है, वो एक्स हमने यहाँ पे लिया है. एफ का मतलब फंक्शन ऑफ. फंक्शन ऑफ मतलब हो गया रिलेटेड, जो बाकी आगे मैं बताऊंगा पी उनसे ये रिलेशन में क्या है. तो फंक्शन ऑफ व्हाट? फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट एक्स. तो ये सारे एलिमेंट्स के ऊपर जो भी मैटर करेगा उसे हम लोग कहते हैं डिमांड फंक्शन. मतलब वापस से कहता हूँ मैं, ये सारे फैक्टर्स कलेक्टिवली हमें बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट पे डिमांड कितना होगा. ठीक है, तो ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है सारे फैक्टर्स का क्वांटिटी डिमांडेड के साथ, ये जो रिलेशनशिप है कि प्राइस कितना होगा तो कितना डिमांड करेंगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कितना होगा तो कितना डिमांड करेंगे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कितना होगा तो कितना डिमांड करेंगे. तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप हमें बताता है कि हम कितना डिमांड करेंगे. यही रिलेशनशिप को इस इक्वेशन के द्वारा समझाया जाता है. चलिए एक बार देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच एक्चुअली अफेक्ट डिमांड. अभी हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा, फैक्टर्स क्या है जो डिमांड फंक्शन को ज़्यादा डिटेल में समझाता है. तो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो अभी नीचे हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहला आता है हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी. When the price of commodity rises, demand for the product or commodity will decrease and vice versa. देखिए ये तो एक जाहिर सा बात है, अगर कोई भी प्रोडक्ट का दाम जैसे जैसे वो बढ़ता है we tend to reduce its consumption. I have given an example of Amul butter. देखिए अमूल बटर के पैकेट में लिखा रहता है MRP, उसके बगल में लिखा रहता है उसका दाम, विच इज़ इन दिस एग्जाम्पल इज़ ₹30. So if, for example, if the price of Amul butter increases from 30 to 50 rupees, suppose वो 30 रुपीज़ से 50 रुपीज़ हो गया, so अगर दाम बढ़ता है we will tend to reduce its consumption. इसका मतलब क्या है, हम उसे खरीदने का इच्छा छोड़ देंगे या हम लोग उसको बाद में खरीदेंगे. ठीक है, सो अगर कोई प्रोडक्ट का दाम बढ़े तो उसे हम लोग कंज्यूम करना कम कर देते हैं. सो उसका डिमांड मार्केट में घट जाता है. उसी तरह से अगर यहाँ पे ये अमूल बटर का दाम अगर घट जाता है 30 रुपीज़ से सपोज 20 रुपीज़ हो गया, सो हम लोग ज़्यादा खरीदेंगे उसे, राइट. वी विल इंक्रीज इट्स कंजम्पशन. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी. रिलेटेड कमोडिटी का देखिए यहाँ पे मैंने इमेज दिया है. रिलेटेड कमोडिटी का मतलब होता है जब दो प्रोडक्ट सेम तरह के हों, रिलेटेड हों. फॉर एग्जाम्पल बॉटल एंड वाटर, पानी का बोतल और पानी रिलेटेड है, पानी नहीं पी सकते बोतल के बिना, राइट. नाउ इंक पेन एंड इंक, राइट. फाउंटेन पेन विच वी यूज टू राइट ऑन अ पेपर एंड इट्स इंक. जैसे ही इंक खत्म हो जाता है पेपर में, पेन में, वी फिल द पेन विद द इंक. पेट्रोल एंड कार, right? Without petrol the car cannot move. Tea and sugar, coffee and milk, tea and milk. So all these are related goods. So price of related goods also determines हमारा डिमांड क्या होगा. ठीक है, रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है जो एक के बदले दूसरा चल जाए. फॉर एग्जाम्पल कोका कोला के बदले पेप्सी पी सकते हैं अपने, दोनों कोल्ड ड्रिंक है ना. टी के बगैर, टी के जगह हम लोग कॉफ़ी पी सकते हैं, राइट, है ना. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, कुछ इमेज में देख के समझ में आ सकता है. ट्रांसपोर्ट के केस में वी कैन यूज़ ऊबर कार, राइट, और वी कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना. सो इट डिपेंड्स आप क्या प्रेफर करते हैं. सो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब हो गया व्हेन वी कैन सब्स्टिट्यूट द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट. सो अगर एक प्रोडक्ट का ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होता है तो उसका प्राइस भी बहुत सेंसिटिव होता है.
फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोका कोला प्रेफर करता हूँ, मैं कोका कोला पी रहा हूँ, कोका कोला का दाम है सपोज 25 रुपीज़। नाउ पेप्सी का दाम भी 25 रुपीज़ था, बट इन द मार्केट व्हाट हैपेंड, पेप्सी इज नाउ सेलिंग एट 22 रुपीज़, 3 रुपीज़ लेस में बिक रहा है। What will I do? I will immediately shift my consumption from Coca-Cola to Pepsi. Right? I will immediately shift my consumption from Coca-Cola to Pepsi. क्यों मैंने किया ऐसा? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक ही पीना है, पेप्सी का दाम रिड्यूस हो गया, कोका कोला का दाम वहीं रह गया, तो कोका कोला मेरे लिए एक्सपेंसिव बन गया अब। क्यों? क्योंकि पेप्सी का प्राइस 22 रुपीज़ है, कोका कोला का प्राइस 25 रुपीज़ है। सो आई विल प्रेफर कि मैं अब पेप्सी कंज्यूम करूं। राइट? सो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, जब हम लोग एक के जगह दूसरे को यूज़ कर सकें। और एक एग्जांपल देता हूं मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का, पेप्सोडेंट एंड कोलगेट। इफ़ आई एम यूजिंग कोलगेट, सपोज द प्राइस ऑफ कोलगेट इज़ 50 रुपीज़ and price of to Pepsodent is also 50 rupees. Now if price of Pepsodent reduced to 40 rupees, I will shift my demand of Colgate to Pepsodent. अब मैं Colgate नहीं खरीदूंगा मार्केट में, अब मैं Pepsodent खरीदूंगा, बिकॉज कोलगेट जो है वो ज़्यादा दाम हो गया मेरे लिए, क्योंकि पेप्सोडेंट जो है वो कम दाम में मार्केट में अवेलेबल है। सो दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उस तरह के गुड्स हैं जो एक साथ यूज़ करना पड़ता है। अ पेन विदाउट अ इंक इज़ अ यूजलेस थिंग। अ कार विदाउट पेट्रोल इज़ अगेन यूजलेस, राइट? tea without water or tea without sugar is useless. So when we think of writing, यहाँ पे I have given an example of complementary goods as pen, fountain pen and its ink. तो अगर ink चाहिए, अगर पेन चाहिए, फाउंटेन पेन से लिखना है तो इंक भी चाहिए। So if price of ink increases, demand for fountain pen will decrease. देखिए ध्यान से सोचिए, अगर इंक का प्राइस बढ़ता है, फाउंटेन पेन का इंक का प्राइस बढ़ता है, आई विल रिड्यूस माई डिमांड फॉर फाउंटेन पेन। ऑन दी अदर हैंड, आप समझ लीजिए, पेट्रोल एंड कार का एग्जांपल देता हूँ। पेट्रोल के वजह से कार मूव करता है, राइट? सो इफ price of petrol increases, if petrol becomes expensive, in that case I will try not to travel with my personal car, because it is expensive. It is becoming expensive for me to travel with my personal car. I will try to use public transport. Rather I will not purchase a car. मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा। Reason being, if I purchase car, it becomes more expensive for me to maintain it, because पेट्रोल इतना एक्सपेंसिव हो गया है। सो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो जो मेन गुड्स है उसका डिमांड घट जाता है। वापस से कहता हूँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या हुआ? अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में सब्स्टिट्यूट जो है मेरा जो सब्स्टिट्यूट है, जैसे मैंने कोलगेट और पेप्सोडेंट का एग्जांपल दिया था, अगर पेप्सोडेंट का दाम घट जाता है तो कोलगेट का डिमांड भी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग पेप्सोडेंट प्रेफर खरीदने के लिए। वापस बोल रहा हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डिमांड का क्या स्ट्रक्चर होता है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है, जो कोलगेट और पेप्सोडेंट का एग्जांपल दिया उसमें जो पेप्सोडेंट का प्राइस अगर घटता है, I will try to purchase Pepsodent only. I will reduce my demand for Colgate. On the other hand, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज होता है, अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज होता है तो जो मेन गुड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका डिमांड घट जाएगा।
सो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स घटता है तो डिमांड ऑफ द मेन गुड जो हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो घट जाएगा। अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ता है, इंक्रीज होता है, जैसे पेप्सोडेंट का दाम अगर इंक्रीज होता है 50 रुपीज़ से 55 हो गया, तो मैं कोलगेट का कंजम्पशन बढ़ा दूंगा, बिकॉज कोलगेट विल बी चीपर देन पेप्सोडेंट इन दैट केस। उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर मेरा मेन गुड्स जो है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो मेन गुड्स का कंजम्पशन जो है वो घट जाएगा। तो ये इन्वर्स रिलेशन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो नेक्स्ट फैक्टर जो है वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, जो डिटरमाइन करता है हमारा प्रोडक्ट पे डिमांड कितना होगा, प्रोडक्ट का डिमांड कितना होगा। सो इनकम ऑफ कंज्यूमर मतलब हो गया कि जो भी कस्टमर्स मार्केट में जाके सामान खरीदते हैं, जैसे हम सामान खरीदते हैं मार्केट में जाके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हु विजिट द मार्केट फॉर बाइंग देयर कंज्यूमर गुड्स। सो इट entirely depends on how much income do I earn or do people who visit the market they earn. More the income, more is the consumption. ये तो सिंपल सा बात है, right? So when the income of consumer rises, the demand for normal goods increases, and if the income decreases, the demand for normal goods decreases. ठीक है, सो देर आर एक्चुअली टू काइंड्स ऑफ गुड्स। अगर हम लोग इनकम का बात करें तो देर आर टू काइंड्स ऑफ गुड्स। एक होता है हमारा नॉर्मल गुड्स, एक होता है इन्फीरियर गुड्स, मतलब बेकार सामान, हमारे लिए बेकार सामान, बहुत लोगों के लिए वो बेकार सामान नहीं भी हो सकता है। इन्फीरियर गुड्स के बारे में डिटेल में मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे देख लीजिए कि इनकम अगर कंज्यूमर का बढ़ता है तो फिर हम लोग ज़्यादा सामान खरीदते हैं। सपोज़ अगर मेरा इनकम एक स्पेसिफिक अमाउंट से बढ़ गया, पहले मैं 10 चॉकलेट महीने में ख़रीदता था, अभी मैं 15 चॉकलेट खरीदूंगा। अगर मेरा इनकम घट गया तो मैं 10 चॉकलेट की जगह 5 चॉकलेट खरीदूंगा। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इफ़ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर डेवलप फॉर अ कमोडिटी, द डिमांड विल राइज। बहुत सारा सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट है वो इंटायरली डिपेंड करता है मेरे टेस्ट पे या मेरे प्रेफरेंस पे। उसका प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइस बढ़े या घटे, आई बेसिकली डू नॉट केयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे को शौक़ है फॉर एग्ज़ाम्पल स्पोर्ट्स कार खरीदने का, या फिर स्पोर्ट्स कार पे चढ़ने का मेरा अगर प्रेफरेंस है, मेरा टेस्ट है स्पोर्ट्स कार चलाने का, सो आई विल डेफिनेटली बाई स्पोर्ट्स कार। मैं नॉर्मल यूटिलिटी कार जो भी हैं, जो हम लोग यूजुअली हर घर पे देखते हैं, वो ख़रीदने का मेरा मन नहीं रहेगा। उसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है मैं वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करूँगा, तो इन दैट सिचुएशन आई विल, no matter how expensive my vegetarian food is, but I will tend to eat my vegetarian diet, right? मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा। सो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इवन इफ़ उसका दाम बढ़े या घटे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मेरा टेस्ट अगर किसी चीज़ पे डेवलप करे ना, टेस्ट मतलब मैं खाने का टेस्ट का बारे में ही नहीं बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने पहला एग्जाम्पल गाड़ी का दिया, राइट? तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब है आप किस प्रोडक्ट के कंजम्पशन को कितना प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेक्टेशन। हम लोग काफ़ी सिचुएशन में देखें, यहाँ पे देखिए जो इमेज मैंने दिया है, काफ़ी समय हम लोग देखे हैं कि पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। देयर आर ह्यूज क्यूज आउटसाइड द पेट्रोल पंप। वाई? बिकॉज देयर इज़ अ न्यूज़ विच इज़ ब्रॉडकास्टेड एज द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ गोइंग टू राइज फ्रॉम टुमारो। So people tend to purchase more and more of petrol the day before. मतलब कल से पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। So I will try to save as much money as I can by filling all my cars, all my bikes, tanks.
मैं मेरे घर में जितने भी गाड़ियां हैं, अगर एक गाड़ी है तो एक ही गाड़ी का मैं पूरा टैंक फुल कर लूँगा। इसी तरह से बाकी सब लोग भी सोचते हैं। तो इसीलिए पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइनें लग जाती हैं जिस दिन दाम बढ़ने वाला है पेट्रोल और डीजल का, उसके पहले वाले दिन। सो जब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में अगर हमें हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ने वाला है, तो परचेज मोर वी ट्राई टू परचेज मोर। फ्यूचर में कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कोई भी तरह का स्केर्सिटी होने वाला है, सामानों का सप्लाई घटने वाला है, तो वी ट्राई टू परचेज मोर एट प्रेजेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो लॉकडाउन के टाइम में जो लॉकडाउन चल रहा था, उस सिचुएशन में क्या हुआ, लोग लॉकडाउन जिस टाइम पे न्यूज़ आया उसके पहले दे हैव परचेज्ड ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ कमोडिटी इन देयर हाउसेस। नो मैटर वो आज नहीं, एक महीने बाद उनको ज़रूरत है, लेकिन वो पहले ही खरीद लिए। दे हैव स्टार्टेड होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपने पास खरीद के रख लिए। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर सामान का दाम ज़्यादा भी है, पीपल विल ट्राई टू कीप मोर एंड मोर ऑफ स्टॉक। तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है, ये हमारा लॉकडाउन से पूरी तरह से रिलेटेड है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद के अपने पास स्टॉक करके रख लिए। क्यों? बिकॉज आने वाले दिनों में पूरा कंट्री बंद रहेगा। नो मैटर क्या हो जाए, अगर सामान कुछ अवेलेबल मार्केट में ना हो तो क्या खाएंगे लोग। तो इसलिए पीपल ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू स्टॉक एज मच कमोडिटीज़ एज दे कैन। कंज्यूमर गुड्स वो जितना खरीद सकते थे उतना उन लोगों। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन। इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अगर कम पॉपुलेशन होता तो सामानों का जो डिमांड है वो भी कम होता, राइट। सो इससे हमें ये सिंपल सा बात समझ में आता है कि कंट्रीज़ और प्लेसेस वेयर देयर इज़ मोर पॉपुलेशन, पीपल हैव मोर डिमांड। इंडिविजुअल पीपल का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल लोगों का बात नहीं कर रहा, बट एज अ कलेक्टिव डिमांड ऑफ कमोडिटीज़ इन दैट पर्टिकुलर प्लेस इज़ रिलेटिवली मोर। इंडिया का डिमांड इज़ रिलेटिवली मोर देन नियर बाई कंट्रीज़ जो इतने बड़े हैं लेकिन उनका इतना पॉपुलेशन नहीं है। तो ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा डिमांड, कम पॉपुलेशन मतलब कम डिमांड। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है व्हेन वी डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स। हमारा फूड हैबिट चेंज हो जाता है, हमारा कपड़े का स्टाइल चेंज हो जाता है, हमारा ट्रांसपोर्ट करने का तरीका चेंज हो जाता है, ट्रैवल करने का तरीका चेंज हो जाता है। सो क्लाइमेटिक कंडीशन एंटायरली डिसाइड्स व्हाट commodities at what quantity are we going to consume. I have given an example of woolen cloth and cotton cloth. So places where the climatic condition is cold, the demand for woolen clothes will be more. Places where the climatic condition is comparatively hot, the demand for cotton clothes will be more. ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दी फैक्टर्स, सो लेट अस अगेन recapitulate what we have learned. So there are many factors. The first one was price of commodity, second is price of other related goods, then substitute goods, complementary goods, income of consumer, taste and preference, expectation, population, climate. So all these factors determine how much quantity of a product will be demanded by a specific consumer. ठीक है, एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी कब खरीदेगा, किस प्राइस में, वो ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड जो है एक लॉ पे डिपेंड करता है। ये लॉ क्या है? लॉ है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द डिमांड फॉर अ गुड राइजेस विथ अ डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्राइस। इसका सिंपल सा मैं अगर मीनिंग आपको बताऊं, सो डिमांड का जो लॉ है, इट इज़
इट इज़ समथिंग. देखिए देर आर मेनी फैक्टर्स, वी हैव ऑलरेडी discussed 7 factors which determines quantity demanded. So all those factors are there which decides how much quantity of product will be demanded. So if only price, apart from price, all other factors are assumed to be constant, मतलब अगर प्राइस को खाली डिसाइड करने के लिए रख दिया जाए कि हाँ अगर प्राइस ही है जो खाली चेंज हो सकता है, बाकी सारे फैक्टर्स सेम टू सेम एकदम एक ही लेवल पे हैं, मतलब देर इज़ नो चेंज इन इनकम, देर इज़ नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नो चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, एवरीथिंग इज सेम, देर इज़ नो सब्सटीट्यूट, नो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नथिंग, सब कुछ एकदम सेम टू सेम है. बस प्राइस अगर चेंज होता है तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आएगा. सो इफ प्राइस खाली चेंज होता है, अगर प्राइस ऊपर जाता है, मतलब प्राइस अगर प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज. इसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. सो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब ऑल अदर फैक्टर्स आर assumed to be constant. जितने भी फैक्टर्स हम लोगों ने ऊपर पढ़े, सारे फैक्टर्स को आप कांस्टेंट पकड़िए, खाली प्राइस अगर चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क आता है. सो ऑल अदर फैक्टर्स आर assumed to be constant. If price of the product increases, quantity demanded will decrease, and if price of the product decreases, quantity demanded of the product will increase. ये मैंने यहाँ पे एक ग्राफ के हेल्प से एक्सप्लेन किया है. प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज़ एक एक्सिस में है और दूसरे एक्सिस में, वाई एक्सिस में यहाँ पे देखिए क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम है. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 50 पैसे एंड इंक्रीजिंग टू 3 रुपीज़, एंड क्वांटिटी ऑफ कोन, आइसक्रीम कोन्स फ्रॉम 0 to 12 यहाँ पे दिया हुआ है. तो यहाँ पे देखिए जो टेबल बनाया हुआ है कि अगर प्राइस 0 होती है तो मैं क्वांटिटी 12 खाऊंगा, 12 आइसक्रीम खा सकता हूँ अगर मुझे कोई गिफ्ट में दे दे. अगर 50 पैसे, अगर वो 0 से 50 पैसा हो गया तो मैं 10 क्वांटिटी, मतलब 10 यूनिट ऑफ आइसक्रीम कोन खा जाऊँगा, राइट. अगर 50 पैसे से 1 रुपये बढ़ता है तो 1 रुपये हो जाता है तो वह 8 क्वांटिटी खा जाऊँगा मैं. आई विल कंज्यूम 8 क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम्स एंड इट विल increase. If the price of the product is keeping on increasing, 1 रुपये से 1 रुपये 50 पैसा हो गया, देखिए मेरा क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो धीरे धीरे घट रहा है. सो 1.5 रुपीज़ में आई एम कंज्यूमिंग 6, 2 रुपीज़ में आई एम कंज्यूमिंग 4, 2.5 में आई एम कंज्यूमिंग 2 एंड 3 में आई एम कंज्यूमिंग 0. सो इफ़ वी प्लॉट दिस टेबल, अगर इस टेबल को हम लोग एक तरफ में आप प्राइस रखिए और दूसरे तरफ में अगर आप क्वांटिटी रखिए, और अगर ये सारे पॉइंट्स को आप इंटरसेक्ट करते हैं, अगर ये सारे पॉइंट को आप इंटरसेक्ट करते हैं तो देखिए एक सीधी लाइन क्रिएट हो रही है विच इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग. मतलब वो देखिए एक स्लाइड जैसा तैयार हो रहा है, जैसे हम लोग वो स्लाइड करते थे बचपन में, ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन में, राइट, स्लिप करते थे, तो वो स्लाइड के तरह से यहाँ पे ये तैयार हो रहा है फ्रॉम ₹3 टू क्वांटिटी 12. तो इसका मतलब क्या है, अगर आप ये सारे टेबल के जितने भी पॉइंट्स हैं इसको अगर आप प्लॉट करें तो फिर ये इस तरह का ग्राफ तैयार होगा. ये हमें दर्शाता है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है उस सिचुएशन में ग्राफ हमेशा ऊपर से नीचे इसी तरह से आएगा, लेफ़्ट में ऊपर रहेगा और राइट नीचे होगा. सो डाउनवर्ड स्लोपिंग टूवर्ड्स राइट, इसे यही कहते हैं. सो अगर प्राइस घटे तो फिर ये लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट तरफ ऊपर तरफ जाएगी, और अगर प्राइस घटे तो लेफ़्ट से राइट नीचे तरफ आएगी. तो इन बोथ द सिचुएशन द डिमांड कर्व विल बी सिमिलर, इसी तरह से वो बनेगी. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इन्फीरियर गुड्स. ये एक्चुअली एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में आता है, इन्फीरियर गुड्स. एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड क्या है? देखिए जितने भी गुड्स के बारे में हम लोग सोचते हैं वो सारे हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं, यूजुअली नॉर्मल गुड्स होते हैं.
नॉर्मल गुड्स का मतलब है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का काम हो। मतलब लॉ ऑफ डिमांड का काम हो किस तरह से, अगर सामान का दाम बढ़े तो डिमांड घटेगा, सामान का दाम घटे तो डिमांड बढ़ेगा, उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल गुड्स। ठीक है। इन्फीरियर गुड्स के मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए मैं, देखिए घर का नॉर्मल गाड़ी और स्पोर्ट्स कार, चप्पल और एक्सपेंसिव लेदर शू, नॉर्मल कपड़े और डिज़ाइनर क्लोथ्स, राइट। सो दीज आर डिफरेंसेस। तो ये जो एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार है वो अगर मेरे लिए नॉर्मल है, तो मेरे लिए वो जो छोटी सी गाड़ी है ना लाल रंग की, वो मेरे लिए इन्फीरियर गुड्स बन जाएगी। जब आई एम यूजिंग एक्सपेंसिव लेदर शूज़ फॉर मी, दोज लेदर सैंडल्स विल बी इन्फीरियर। डिज़ाइनर क्लोथ्स अगर मैं पहनता हूँ तो मेरे लिए वो नॉर्मल जो क्लोथ्स मार्केट में अनब्रांडेड क्लोथ्स हैं जो नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, वो मेरे लिए इन्फीरियर हैं। सो ऐसे सिचुएशन में हमारा डिमांड क्या होता है, इस तरह के प्रोडक्ट के लिए हमारा डिमांड क्या होता है। इन्फीरियर गुड्स का मतलब है जब दीज गुड्स आर द गुड्स फॉर विच डिमांड राइजेस विद डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। इन अदर वर्ड्स इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। सो इनकम अगर मेरा बढ़ता है, अगर इनकम मेरा बढ़ता है, आई विल कंज्यूम लेस ऑफ दीज गुड्स। मैं इन प्रोडक्ट्स का कम इस्तेमाल करूँगा, इनका डिमांड मैं घटा दूँगा। आई विल रिड्यूस इट्स कंजम्पशन। अगेन इन्फीरियर गुड्स उन सारे सामानों को कहते हैं जब हमारा इनकम बढ़े तो वो सामान का कंजम्पशन हम लोग घटा देंगे। तो अगर इनकम बढ़े तो कंजम्पशन घटेगा, इनकम घटे तो उनका कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इनकम इफ़ेक्ट जो है वो नेगेटिव है। इनकम इफ़ेक्ट नेगेटिव का मतलब क्या है, देखिए इनकम बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है, तो इनकम प्लस है, डिमांड माइनस है, तो वो प्लस और माइनस माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया। उसी तरह से अगर इनकम घटता है, माइनस हो गया इनकम, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इन्फीरियर गुड्स विल बी पॉजिटिव, मतलब वो बढ़ेगा, है ना। सो इन्फीरियर गुड्स हम उन सारे सामान को कहेंगे जो इनकम में नेगेटिव इफेक्ट दिखाते हैं। इन्फीरियर गुड्स का और एक पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या है, मैंने यहाँ पे पूरी अच्छा तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि सर रॉबर्ट गिफन 1837 से 1910 में वो थे, उस टाइम में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली ये युद्ध के टाइम, उस टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे वॉर होते थे जो अल्टीमेटली रिजल्ट हुआ हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो वॉर के टाइम पे क्या होता है कि जो सोल्जर्स हैं दे आर सप्लाइड विद लिमिटेड फूड। नाउ व्हाट हैपेंस इज, सप्लाई जब उन्हें लिमिटेड फूड किया जाता है तो धीरे धीरे फूड का जो है स्केर्सिटी हो जाता है, फूड घटने लगता है। सो इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या होता है नॉर्मली कि जब फूड का क्राइसिस होता है सो पीपल ट्राई टू कंज्यूम मोर ऑफ चीपर गुड्स। लेकिन यहाँ पे गिफन गुड्स का मतलब क्या है कि गिफन गुड्स में देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे दो इमेज दिया है, एक है मीट और एक है ब्रेड। बेसिकली ये जो सर रॉबर्ट गिफन है ये उन्हीं का एग्जांपल है। उन्होंने कहा था कि अगर ब्रेड और मीट दो प्रोडक्ट का आप कंजम्पशन एक साथ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आलू का भी मेरे को एग्जांपल देना चाहिए था, इमेज देना चाहिए था। आप समझ लीजिए यहाँ पे 3 आइटम है, आपका ब्रेड, नहीं तो रहने दीजिए यहीं पे इसी को रखते हैं हम लोग, ब्रेड एंड मीट। अच्छा, ब्रेड और मीट का कंजम्पशन सोल्जर्स डेली करते हैं, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे ब्रेड का जो है प्राइस बढ़ने लगा। ब्रेड इज़ नाउ more expensive than earlier, so now people will try to consume। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर आप कह सकते हैं कि नहीं we will be consuming more of meat, ऐसा नहीं हुआ। उस सिचुएशन में क्या हुआ, people reduced the consumption of meat and they have increased the consumption of bread। वापस से कहता हूँ गिफन गुड्स क्या है, गिफन गुड्स का मतलब हो गया कि जब प्राइस ऑफ चीपर प्रोडक्ट जो है वो अगर बढ़ता है तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का जो कंजम्पशन है वो हम घटा देते हैं, और जो चीपर प्रोडक्ट जिसका दाम बढ़ गया वो उसका कंजम्पशन हम लोग बढ़ाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है,
देखिए मीट जो है वो पहले से ही एक्सपेंसिव था और ब्रेड जो है वो पहले चीप था। अभी क्या हुआ कि ब्रेड का दाम बढ़ गया, लेकिन वो इतना भी नहीं बढ़ा कि वो मीट का कंपैरिजन में आ जाए। लेकिन लोगों को अपना पेट तो भरना है, सो दे हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग लेस ऑफ मीट एंड मोर ऑफ ब्रेड टू सेटिस्फाई देयर हंगर। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है, इसे अच्छा से रीड करने से समझ में आएगा। द जनरली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन इज दैट गिवन गुड्स आर अ टाइप ऑफ इंफीरियर गुड विदाउट अ सब्सटीट्यूट। इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो देयर इज़ नो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एट वर्क व्हेन द प्राइस चेंजेस। मतलब अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ गया ना, तो फिर आप सोच सकते हैं कि नहीं सर, ब्रेड के जगह वी कैन कंज्यूम समथिंग अदर। लेकिन हाँ, इस सिचुएशन में कोई भी आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि कोई सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है ही नहीं। द अजम्पशन इज दैट स्पेंडिंग ऑन द गुड accounts for large share of income. The classic example referred by Giffen was the case of bread, which the poor consumed more even when its price rose. The Giffen paradox. ठीक है, तो ब्रेड का कंजम्पशन जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने बढ़ा दिया इवन व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड वाज इंक्रीजिंग। एट व्हाट कॉस्ट? by reducing the consumption of meat. आगे देखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड, हाँ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए चेंज क्या होता है, हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा कि जब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट घटता है या बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब प्राइस ऑफ क्वांटिटी प्रोडक्ट अगर रिड्यूस होता है तो डिमांड विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे क्या समझाया गया है? इट इज़ कॉल्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने जब देखा था कि अदर फैक्टर्स को अगर आप कांस्टेंट रखें और खाली प्राइस को अलाउ करें मूव करने के लिए, मतलब प्राइस ही डिटरमाइन करेगा हाउ मच ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डिमांडेड, उसे हम लोग कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी फर्दर एक्सप्लेन्ड इन द टर्म एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड का मतलब है जब आपका प्राइस घटता है, क्वांटिटी डिमांडेड अगर आपका बढ़ता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। देखिए यहाँ पे ग्राफ नंबर 2 जो है, जो सेकंड नंबर ग्राफ है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कंप्यूटर का दाम, कंप्यूटर गेम्स का प्राइस जब घटता है सो पीपल ट्राई टू परचेज मोर ऑफ इट। तो उस तरह से ये क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, 20 से 40 हो गया, लेकिन ये प्राइस घटने की वजह से हुआ। पहले उसका दाम 80 था, 80 से अगर वो 40 हो जाता है प्राइस, तो हम भी अपना कंजम्पशन 20 से 40 कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड। तो अगर हम लोग डिमांड कर्व में ही मूव करें ऊपर नीचे, तो उसे हम लोग कहते हैं क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंजेस या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर ये डिमांड बढ़ता है, क्वांटिटी बढ़े तो उसे एक्सटेंशन कहेंगे, अगर क्वांटिटी डिमांड घटे तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड का मतलब है प्राइस को आप कांस्टेंट रखिए, अदर फैक्टर्स अगर चेंज हों तब क्या होगा। देखिए अगर प्राइस मेरा कांस्टेंट है तो फिर इस एग्जांपल में देखिए क्वांटिटी डिमांडेड मेरा 20 से 40 हो जा रहा है। ग्राफ नंबर 1 में आइए, ग्राफ नंबर 1 में देखिए कि जो ग्राफ है यहाँ पे 2 लाइन है, एक D0 है मतलब D0 और एक है D1। प्राइस मेरा कांस्टेंट रहता है। चेंज इन डिमांड के सिचुएशन में क्या है कि जो प्राइस है वो नहीं चेंज होगा। प्राइस मेरा 80 है यहाँ पे और क्वांटिटी डिमांडेड मेरा 20 था, 20 से 40 हो गया। ये अदर फैक्टर्स के वजह से हो सकता है कि इनकम जो है कंज्यूमर का वो बढ़ गया, हो सकता है कि उसका टेस्ट चेंज हो गया,
हो सकता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के वजह से, या फिर कोई और रीज़न के वजह से। जितने भी फैक्टर्स हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किए उसमें से कोई भी फैक्टर हो सकता है अपार्ट फ्रॉम प्राइस, प्राइस को छोड़ के। तो इस सिचुएशन में देखिए ये जो डिमांड कर्व है इट इज़ शिफ्टिंग, मतलब और एक डिमांड कर्व तैयार हो गया। पहले तो 20 क्वांटिटीज़ वी वर कंज्यूमिंग, जैसे ही मेरा टेस्ट या फिर मेरा इनकम या कोई भी अदर फैक्टर चेंज हुआ, मेरा डिमांड फॉर द प्रोडक्ट बिकेम 40। अगर मेरा प्रोडक्ट का डिमांड 40 हो गया तो आई नीड अ सेपरेट डिमांड कर्व टू टू आइडेंटिफाई कि मेरा कर्व कहाँ पे होगा, टू शो कि मेरा कर्व कहाँ पे होगा। सो D0 या D0 जो है वो मेरा अर्ली स्टेज में था, पहले था, और कोई भी एक फैक्टर के चेंज के वजह से मेरा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गया, D1 हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अदर फैक्टर्स चेंज हुआ, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस 80 ही था। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो चेंज इन डिमांड इट इज़ कॉल्ड shift in demand curve when quantity of commodity change due to change in factors other than price। फर्स्ट फिगर में यहाँ पे अच्छा से देखना है, फर्स्ट फिगर दिस इज द केस वेयर क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड changes because of change in other factors affecting demand keeping the price constant। if the change leads to increase in demand then it is called increase in demand, and if decrease then decrease in demand। अगर डिमांड घटेगा, अगर डिमांड कर्व दाहिने तरफ राइट हैंड साइड में शिफ्ट करे तो उसे हम लोग कहते हैं डिमांड इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे उसे। और अगर शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व हैपन्स टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अंदर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में अगर शिफ्ट करे उसे हम लोग कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। सेकेंड फिगर में हम लोगों ने देखा कि वेयर क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस एंड कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इफ द change leads to increase in demand then it is called expansion in demand, and if the change decrease then contraction in demand। अच्छा से देखना है इसे इमेज को कि ये जो ग्राफ 1 और ग्राफ 2 है ये क्या दर्शा रहा है। इसे अच्छा से देखिए कि ग्राफ 1 जो है वहाँ पे दो अलग अलग कर्व तैयार हो रहे हैं। जब डिमांड बढ़ रहा है तो वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा, डिमांड अगर घटता है तो वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेगा। जबकि ग्राफ 2 में जो क्वांटिटी डिमांडेड हमें चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमें समझाया है उसमें देखिए जो ग्राफ में एरो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो मूवमेंट होगा वो एरो में ही मूवमेंट होगा। अगर दाहिने तरफ मूवमेंट होता है, राइट हैंड साइड में मूवमेंट होता है नीचे तरफ, तो उसे हम लोग कहेंगे इंक्रीज़ या फिर एक्सपेंशन, ठीक है। इंक्रीज़ नहीं कहेंगे, इंक्रीज़ कहेंगे जब शिफ्ट होता है, एक्सपेंशन कहेंगे अगर डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के केस में डिमांड बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे अगर घटता है।